हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले जो वाली वीडियो थी उसमें हमने बुक की शुरुआत कर दी थी और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि इस बुक्स में जो स्पेशल आर.एस. शर्मा है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था। आज से हम इस जो बुक है उसको लेसन 1 को स्टार्ट करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। लाइन बाय लाइन स्टडी से क्या होता है कि चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है और कोई भी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट छूटती नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन ये गारंटी है कि वो जो क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से आएंगे और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट रिसोर्सेज है एनसीईआरटी। राइट, क्वेश्चन कोई यानी कुछ भी पूछ ले, इसकी गारंटी नहीं है, क्या पूछ ले ये पता नहीं है, लेकिन कहाँ से पूछेंगे ये पता है। तो अगर कहाँ से पूछेंगे ये रिसोर्सेस अपने को पता है और उस रिसोर्सेस को अपन अच्छी तरह से समझ ले तो क्वेश्चन अपन आसानी से अटेंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस जो बुक में ये जो है वो उसमें आपको टोटल 33 लेसन मिलेंगे और इन 33 लेसन को भी क्रम वाइज सजाया गया है। क्रम वाइज का मतलब है सीक्वेंस में, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है सीक्वेंस। स्पेशल हिस्ट्री की बात होती है। तो जो सबसे पहला लेसन है वो है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। राइट, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अपन जो प्राचीन भारत की जो बुक है आर.एस. शर्मा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हम जो इतिहास का स्वरूप कैसा है, ये देखो मैंने बताया था ना, स्वरूप कैसा है, राष्ट्रवादी, औपनिवेशिकवादी, नारीवादी और इसके अलावा भी बहुत सारे, और इसका महत्व क्या है उसकी चर्चा करेंगे, स्रोत क्या है उसकी चर्चा करेंगे इस बुक में। तो ये टॉपिक था, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक को उन्होंने लेसन 1 बनाया है। क्या बनाया है? लेसन 1। कैसे बनाया है लेसन 1? तो ये देखो, सबसे पहला लेसन ही क्या है अपना, प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। देखो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि अपन कुछ भी तैयारी करो, हम जो है किसी भी कोई भी काम करें उसमें हम अपना 100% कब देंगे? पता है फ्रेंड्स, अपन अपना 100% कब देंगे? जब अपने को उसका महत्व पता चल जाए। राइट, जैसे अपन इतनी बुक पढ़ रहे हैं, सालों सालों से बुक पढ़ेंगे, यानी बुक पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ते हैं, न जाने कितने ही बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि उसका महत्व है कि कल को आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, आप ऑफिसर बनोगे, आप कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईआरएस ऑफिसर बनेगा, है ना, कोई रेवेन्यू में जाएगा। तो इसका महत्व है, तभी तो हम अपना 100% देते हैं। सोचो, अपन प्राचीन भारत के बारे में कब अच्छे से 100% देकर पढ़ेंगे? जब अपने को इसका महत्व पता होगा, है ना। क्योंकि सब जने तो बातें कर रहे हैं 2014-7 तक अपने को डेवलप्ड नेशन बनना है, जहाँ देखो सब जने फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। तो अपन इतना साल पहले क्यों जाए, अपन भी तो फ्यूचर की बातें करें। तो जो फ्यूचर है वो अच्छा कब होगा? जब अपने को क्या पता होगा? इतिहास अच्छे से पता होगा। तभी तो हम उस इतिहास में जो गलतियाँ हुई है उसको सुधार कर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे। जो इतिहास में अच्छी चीज़ें हैं उसको और अच्छा बनाकर अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये जो महत्व है वो इस लेसन का सबसे फर्स्ट, जो इस बुक का सबसे फर्स्ट लेसन है। राइट फ्रेंड्स, मैं इस लेसन 1 को फिर से सही लिख देता हूँ, लेसन 1। ओके, तो देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो समय होगा वो एक सबसे बेस्ट इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है, यानी कोई एक कारण नहीं है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण है वो आगे पढ़ेंगे।
इससे हमें जानकारी मिलती है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से अपने को यह जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहां और किस प्रकार किया। प्राचीनतम संस्कृतियां कौन सी? देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व की इसकी अवधि मानी जाती है। कितनी पुरानी है सोचो। अभी 2024 चल रहा है, आज से 2024 साल पहले जाओ, फिर जीरो पे गए, फिर जीरो से 2700 साल पहले जाओ, यानी लगभग 4500 से भी ज्यादा साल पहले। तो इन जो संस्कृतियां है, सिंधु घाटी सभ्यता जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। सोचो, इसके जस्ट बाद ईसा पूर्व है ना। तो इन जो संस्कृतियां हैं, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यताओं का लोगों ने विकास कब, कहां और किस प्रकार किया, यानी कब, क्यों, कैसे, है ना। कब अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, पता है क्या है महत्वपूर्ण रहा है एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, क्यों, कैसे। तो ये ठीक है। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया, यानी कैसे लोगों ने प्राचीन समय में, इतने सालों पहले, कैसे लोगों ने, जब वो शिकार करते थे, जब वो जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे, जब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सीखा और कैसे उन्होंने कृषि करना सीख लिया, कैसे उन्होंने कृषि करना सीखा, कैसे उन्होंने छोटे छोटे खेत बनाए, उनको उसमें बीज बोए, उन फसल की जो बीज जब उगने लगे, कैसे उन बीजों की, कैसे उस फसल की, उन जानवरों से रक्षा की, और कैसे उनको, उन फसल को उन्होंने काटा और संग्रह करके रखा। तो ये जो सारी चीजें हैं, उस चीज को समझने के लिए हम इस इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये इतिहास का महत्व है, ठीक है। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की, कैसे उस कृषि की जो पैदावार हुई थी, उस कृषि की पैदावार को उन्होंने संग्रह किया, राइट। और कैसे उस जो अनाज है उसको संग्रह करके उन्होंने अपना जीवन यापन जो है ना, उन्होंने अपना जो जीवन यापन है उसको क्या बनाया, आसान बनाया। आसान कैसे बनाया? सोचो, पहले लोग क्या थे जब उन्होंने कृषि की शुरुआत नहीं की थी, जब भी वो सवेरे जब उठते होंगे तब उनके दिमाग में क्या होता होगा कि अपने को जंगल में जाना है, भोजन की तलाश करनी है, यानी हर दिन एक स्ट्रगल है। जब उन्होंने कृषि की शुरुआत की, जब उन्होंने अनाज पैदा करना शुरू किया और उन्होंने संग्रह करना शुरू किया, तब उनकी जो लाइफ है वो क्या हो गई, ईजी हो गई। हर सवेरे उनको ये चिंता नहीं रहती थी कि मुझे आज फिर से भोजन की तलाश में जाना है ना। उनके पास एक स्टोर होता था कि वो अब अपना जीवन आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए ये प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व है ना। इससे हमें यह इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और इसके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। मतलब कैसे लोगों ने जो प्रकृति में, कैसे लोगों ने, यानी जो प्राचीन लोगों ने जो प्रकृति में मौजूद संसाधन है ना, मौजूद संसाधन जैसे पत्थर एक संसाधन है, कैसे उन संसाधनों का पता लगाया और उन संसाधनों से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए उन संसाधनों से साधनों का निर्माण किया। क्या बनाया? इन संसाधनों से उन्होंने बनाया साधन। अब देखो, संसाधन क्या होते हैं और साधन क्या होते हैं। संसाधन मतलब मानो पत्थर है ना। अब देखो, पहले लोग कैसे शिकार करते थे, उनके जानवर जो होता था उनके पीछे दौड़ते थे, पशुओं के पीछे दौड़ते थे, फिर उसका शिकार करते थे। फिर जो प्राचीन लोग थे उन्होंने क्या किया, इन जो संसाधन पत्थर थे उनसे उन्होंने औजार बनाए
उन औजारों को उन्होंने तीखा बनाया, धार देना शुरू किया और दूर से ही उस शिकार को आसानी से शिकार करने लगे। तो यानी उन्होंने जो प्रकृति में संसाधन है, पत्थर, उसको उन्होंने क्या बना दिया? साधन बना दिया, है ना। और इन साधन से उनका जीवन यापन क्या हो गया? उन साधन से उनका जीवन यापन क्या हो गया? आसान हो गया। अब उनको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी एनर्जी बचेगी, उस एनर्जी को वो कहीं दूसरी ओर लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने अनाज को संग्रह किया था ना, ताकि उनको जो शिकार करने का समय है वो किसी और चीज में वो इन्वेस्ट करे, है ना। तो उनका जीवन यापन क्या हो गया? आसान हो गया। इससे भी उनका जीवन यापन क्या हो गया? आसान हो गया। तो इन चीजों की जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के अध्ययन से, राइट फ्रेंड्स। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय, यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया, खेती, बुनाई, कताई और धातु निर्माण आदि की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की, है ना फ्रेंड्स। यानी कि इन सारी चीज़ें जब हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं तब अपने को ये जानकारी मिलती है कि लोगों ने कैसे खेती की, कैसे उन्होंने बुनाई की। पहले तो वो क्या करते थे? निवस्त्र घूमते थे, कोई वस्त्र नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो पशु होते हैं उनकी जो चमड़ी होती है उनसे उन्होंने वस्त्र बनाए और उनको सीलना शुरू किया वस्त्रों को। तो ये जैसे वो बुनाई करते थे, कैसे वो कताई करते थे, कैसे वो धातु का निर्माण करते थे। जब आप प्राचीन भारत में देखोगे तब लोगों को ये भी पता था कि दो धातुओं को कैसे मिक्स करते हैं। सोचो कितना डेवलप्ड थे उस समय भी। उन्होंने तांबा और टिन को मिक्स किया। किसको मिक्स किया? तुम पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, जब उन्होंने तांबा और टिन धातु को मिक्स करके एक नई धातु बनाई और उस धातु से जो बने औजार हैं, उस धातु से जो बने हुए औजार हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते थे एज कंपेयर टू जो एक धातु से बने हुए औजार थे उनसे। तो उन्होंने कैसे धातु निर्माण की जो प्रक्रिया ही थी उसका निर्माण किया, कैसे उन्होंने इतने हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस किया कि वो उन्होंने धातु को पिघलाकर उसे एक नई शेप में ढाला और उस नई शेप में ढालकर उन्होंने कैसे हथियार बनाए। तो ये जो सारी चीजें वो प्राचीन भारत के अध्ययन से अपने को पता चलती है, राइट। और कैसे उन्होंने वनों को काटकर गांव, शहर और अंततः साम्राज्यों की स्थापना की। यानी कि पहले तो वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, राइट। फिर उन्होंने धीरे धीरे वनों को काटा, वहाँ पर कृषि के लिए जमीन बनाई, वहाँ पर रहने के लिए घर बनाए, राइट। पशुओं को पालना शुरू किया, गाय को पाला, कुत्ते को पाला। धीरे धीरे ऐसे बनकर वो क्या बनने लगे? गांव बनने लगे, लोग इकट्ठा रहने लगे। फिर गांव से शहर बनने लगे जब व्यापार शुरू हुआ, है ना। और जब धीरे धीरे बहुत सारे शहर इकट्ठे हुए तब क्या बनने लगे? साम्राज्य बनने लगे, है ना फ्रेंड्स। जैसे तुम पढ़ोगे साम्राज्य, मौर्य क्या है? एक साम्राज्य है। मगध क्या है? एक साम्राज्य है। गुप्त क्या है? साम्राज्य है। साम्राज्य मतलब जो बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है। तो वो जो चीज़ें वो कैसे निर्माण हुई, यानी कैसे वनों से वो साम्राज्य पर आ गए, ये जो सारी प्रक्रिया है वो हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे, राइट फ्रेंड्स। और क्या पढ़ेंगे, यानी और इसका क्या महत्व है इस पुस्तक का? देखो फ्रेंड्स, अपन ये जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप चीज़ों को सोचना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने भी अपना जो अध्ययन किया है वो मैंने कभी भी एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं किया है। मेरा जो एक ही प्रायोरिटी थी, मुझे चीज़ों को समझना है। और मुझे ये पता था कि जब मुझे चीज़ें समझ में आ जाएगी उसके बाद मेरे लिए ये एग्ज़ाम नहीं रहेगा, एक बहुत ही आसान सा छोटा सा टेस्ट जैसा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और आगे पढ़ते हैं अपन कि लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक कि वे लिखने का कौशल न जान ले। मतलब इस लाइन में ये कवि कहना चाहता है कि उस समय में लोग पहले कैसे कम्युनिकेशन करते थे, कैसे न कैसे तो कम्युनिकेशन करते होंगे, कुछ न कुछ भाषा का प्रयोग करते होंगे, किसी न किसी लिपि का तो प्रयोग वो करते होंगे, जैसे उन्होंने लिखा होगा।
जैसे तुम जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ोगे तब तुम देखोगे कि अपने को बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जिस पर कुछ लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे तुम ऐसे साइन बोर्ड कहते हैं, जैसे साइन बोर्ड, जहाँ पर कुछ ऐसे त्रिभुज जैसे, गोल जैसे, कुछ मछली जैसे ऐसे निशान बनाए गए, वो एक उनकी लिपि थी जिसमें वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। हालांकि अपन इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। अपन जो आज तक लिपि जो समझ में आई वो अशोक के जो अभिलेख है वहाँ से लेकर समझ में आई है, मतलब मौर्य साम्राज्य से। उससे पहले की लिपि अपने को समझ में नहीं आई है, लेकिन वो उपयोग तो करते थे। अपने को समझ में नहीं आई वो बात अलग है, लेकिन उपयोग तो करते थे, मतलब वो भाषा तो जानते थे, वो लिपि भी जानते थे। तो ये जो चीज़ है वो कैसे विकसित हुई, इसके बारे में भी इतिहास में पढ़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में है, सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई है। जैसे आज अपनी जो भाषा है वो कौन सी लिपि यूज़ करते हैं, देवनागरी लिपि। कौन सी यूज़ करते हैं, देवनागरी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि है, तुमने जब तुम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे तब तुम पढ़ोगे पाली, तब तुम पढ़ोगे एक और लिपि है पाली लिपि के अलावा जो बौद्ध धर्म है। ये जो लिपियाँ हैं, इन्हीं लिपियों से जो है वो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यानी कि ये कहना चाहता है कि आज अपन जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी लिपि यूज़ करते हैं, वो कोई अचानक बनी हुई चीज़ नहीं है। वो कई सालों से धीरे धीरे उनका विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, और आज अपने को ये भाषा और लिपि प्राप्त हुई। मतलब ये जो आज चीज़ें हैं वो प्राचीन भारत से ही अपने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई है। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये केवल लिपि के लिए ही सत्य नहीं है कि जो आज की लिपि है वो प्राचीन लिपियों से विकसित हुई है। ये भाषा के लिए भी उतना ही सत्य है कि आज जो भाषा बोली जाती है वो भाषा भी जो प्राचीन भाषा है उनसे विकसित हुई है। राइट फ्रेंड्स। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उनका संबंध प्राचीन काल से ही है और वह कई सदियों से विकसित हुई। मतलब आज जो भाषा अपन यूज़ करते हैं उस तक आने के लिए बहुत सारी जो सदियां हैं वो गुजरी है। यानी बहुत सारी सदी लगी है इस भाषा और लिपि को बनने के लिए। तो वो चीज़ जो है वो अपन प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व के रूप में पढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स। अब जो अपना नेक्स्ट जो इसी लेसन का बिंदु है वो है विविधता में एकता। क्या है दोस्तों, विविधता में एकता। विविधता में एकता। राइट। देखो फ्रेंड, ये ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई कि अपने को प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है। तो ये जो चीज़ें ऊपर समझाई गई है ना फ्रेंड। इसको चीज़ों को समझना दोस्तों, याद कुछ भी मत करना, समझना। जितना तुम समझ जाओगे उतना एग्ज़ाम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि याद करने बैठोगे तो कितना याद करोगे। यूपीएससी का सिलेबस देखना आप, इस सिलेबस पर एक एग्ज़ाम हो जाए, मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा सिलेबस है। इसलिए याद कभी मत करना, हमेशा समझना चीज़ों को। क्योंकि जब तुम समझ जाओगे तब एग्ज़ाम नहीं रहेगा, वो केवल एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने स्कूल में दिया करते थे ना, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, बिना एग्ज़ाम, बिना एक दिन पहले पढ़ के चले जाते थे। मानता हूँ कि यूपीएससी आसान नहीं है, पर ये डर मन में मत रखना कि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना फ्रेंड्स। देखो, विविधता में एकता का क्या मतलब है। विविधता में एकता मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है फिर भी लोग एक साथ रहते हैं, इसे कहते हैं विविधता में एकता। जैसे अपने यहाँ पर कितनी तरह के तो लोग भाषा बोलते होंगे, कितनी तरह की तो लोग लिपि का यूज़ करते होंगे, कितने ही तरह के लोग जो वस्त्र धारण करते हैं, कितने ही तरह की लोग खान पान का उपयोग करते हैं। लोगों के जो व्यवहार है उसमें भी बहुत सारी विविधता है ना फ्रेंड्स। यानी बहुत सारी विविधता के बावजूद हम सभी क्या हैं, हम सभी भारतवासी हैं।
यानी हम सब क्या हैं, एक है ना फ्रेंड्स। हम सब जने 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस सब क्या बनाते, एक साथ बनाते, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक है। यानी हम एकता है हमारे अंदर, चाहे हमारे अंदर विविधता है, चाहे उत्तर वाले जो लोग हैं वो कुछ अलग चीज खाते हो और दक्षिण वाले लोगों का जो खान पान है वो अलग हो, उत्तर फिर भी लोगों का खान पान अलग हो, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक है। तो ये विविधता में एकता, राइट। तो विभिन्न रेस मतलब प्रजातियां और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक है। मतलब ये जो चीज अपन आज देखते हैं, अपने भारत में इतनी विविधता है फिर भी एकता है, ये आज की चीज नहीं है, ये प्राचीन भारत में भी मौजूद थी। लोग बहुत विविध थे फिर भी एक थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसकी एक जो स्पेशलिटी है वो क्या है, विविधता में एकता। यानी बहुत सारे जनजातीय समूह रहते थे, पहले तो जनजातीय समूह रहते थे, वो अलग अलग एरिया में रहते थे, फिर भी वो एक दूसरे से क्या थे, कनेक्ट थे। विभिन्न प्रजातियां जो थी, वो रेस थे, वो आपस में कनेक्टेड थे, वो एक थे। तो ये विविधता में एकता, राइट। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हुड, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। मतलब भारत में आपने पढ़ा होगा कि जब वैदिक सभ्यता अपन पढ़ते हैं उसमें आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, और ये भी लोग कहते हैं कि जो आर्य जो थे वो विदेशी थे, मतलब वो भारत के वासी नहीं थे। वो कहाँ से आए थे, वो अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, जो उत्तर पश्चिमी भारत, जो अपन ने पढ़ा था ना, उत्तर पश्चिमी भारत, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये वाला, ये अपन ने पढ़ा था, मध्य एशियाई क्षेत्र, इन मध्य एशियाई क्षेत्रों से आए थे आर्य, राइट। अब जो ये आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे, मतलब ये विदेशी हैं, राइट। और आप पढ़ोगे जब ग्रीक, जब आप पढ़ोगे ना ग्रीक, जब आप पढ़ोगे इंडो आर्य, जब विदेशी आक्रमण, हिंद यूनानी, जब आप शक पढ़ोगे, जब आप सीथियन पढ़ोगे, हुड आक्रमण, जब आप गुप्त साम्राज्य पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि हुडों ने आक्रमण किया था। तो ये सब क्या है, तुर्क, जब आप मध्यकालीन भारत में जाओगे तुर्की आक्रमण पढ़ोगे, आप गुलाम वंश पढ़ोगे, आप मोहम्मद गजनी पढ़ोगे, ये सब क्या है, ये सब विदेशी हैं। फिर भी उन विदेशी होने के बावजूद इन्होंने भारत को क्या बनाया, अपना घर बनाया। वे भारत में रहे, भारत के साधनों का यूज किया, संसाधनों का यूज किया और भारत को ही यानी आगे बढ़ाया, है ना। जैसे कि एक कंट्रोवर्सी आती है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर कब्जा किया गया था वो इतना दर्दनाक क्यों था, जबकि उससे पहले भी तो बहुत सारे राजा आए थे, उन्होंने भी तो भारत पर कब्जा किया था, वो इतना पेनफुल क्यों नहीं था। क्योंकि पता है दोस्तों, क्योंकि जो पहले जो ये आक्रमणकारी थे वो भारत में आए, भारत में रहे और भारत में ही और भारत के ही रहे। मतलब वो भारत में रहते थे, भारत के संसाधनों को यूज करते थे और जो भी पैदावार होती थी वो भारत में ही रहने देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया पता है दोस्तों, उन्होंने भारत के संसाधनों को यूज करके उसे विदेश भेज दिया। मतलब अपनी जो भारत में तिजोरी, सोने की चिड़िया थे, उसको धीरे धीरे लूट के बाहर ले गए। तो अपना जो खजाना है वो क्या होता गया, खाली होता गया। अगर ये अंग्रेज यहाँ रहते, यहाँ के संसाधनों का यूज करते और अपनी जो स्किल है उसको यूज करते, भारत में ही रहने देते सारे खजानों को, तो अपने भारत को इतना नुकसान शायद नहीं होता। लेकिन उन्होंने भारत को लूट लिया था, इसीलिए नुकसान हुआ। तो इन सब ने क्या किया, भारत को अपना घर बनाया। किन्होंने बनाया, ये जो आर्य के पूर्ववर्ती है उन्होंने, आर्यों के द्वारा, और जो ग्रीक है वो, है ना फ्रेंड्स, जो इंडो आर्य हैं उनके द्वारा, जो सीथियन है, ये अपन पढ़ेंगे आगे, जब अपन आगे आएंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये सीथियन कौन है, इंडो आर्य कौन है। मैं आपको थोड़ा सा या इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब गुप्त आए थे उस समय हुडों का आक्रमण हुआ था। जो तुर्क कौन थे, ये सब क्या है, विदेशी है, और उन्होंने सबने क्या किया, भारत को अपना
घर बनाया और यहीं के रहे। ये सब विविधता में एकता है। देखो ये विदेशी हैं फिर भी अपने एक साथ रह रहे हैं भारत में, तो ये विविधता में एकता है। ये अपन पढ़ रहे हैं भारत, जो प्राचीन भारत है उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं है ना। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला और शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। मतलब भारत में जितने भी जनजातीय समूह रहते थे, भारत में जितने भी जनजातीय समूह रहते थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी जनजातीय समूह रहते थे उन्होंने जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी, यानी समाज जो था, क्या था सामाजिक व्यवस्था मतलब जो परिवार था, जो कुल था, जो वंश था, उस सारी व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, उसको अपनाया और साथ में उसका विकास भी किया। और भारत की जो कला यानी जो आर्ट है और जो शिल्प है उसमें भी क्या किया, सभी जनजातीय समूह ने विकास किया। और जो भारत की भाषा है उसमें भी विकास किया, और साहित्य जो कल्चर है उसको भी विकसित किया। इन सारी जनजातीय समूह के द्वारा जो भारत में रहते थे या फिर जो भारत में बाहर से आए थे, राइट। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गूंथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। मतलब ये जो जनजातीय समूह हैं, ये जो लोग हैं और इनकी जो संस्कृतियां हैं वो इतनी आपस में मिक्स है, क्या है, मिक्स है, कि वो आज भी अपनी जो संस्कृति है उसमें इनके जो अंश है उनको ढूंढा जा सकता है ना फ्रेंड्स। यानी जो आज भी इनके जो अंश है वो मौजूद है, मतलब इनके जो लक्ष्य गुण है वो आज भी अपन अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसमें देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ, और पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता रही है। मतलब जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसमें भारत की चारों दिशाओं से, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, इन चारों दिशाओं के लक्षण जो है वो भारतीय संस्कृति में क्या थे, मौजूद थे। मौजूद थे का मतलब क्या है, विविधता में क्या थी, एकता थी। मतलब हम विविध तो थे लेकिन हम क्या थे, फिर भी एक थे। तो ये थी विविधता में एकता। जिस चीज़ का आज क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अभाव हो रहा है। हम विविध हैं लेकिन थोड़ी एकता की कमी आ रही है। तो अपने को प्राचीन भारत से सीखना है कि हम पूरे भारतवासी को एक रहना है। अगर मुट्ठी बंद रहेगी तो मजबूत रहेगी, अगर खुल जाएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सभी भारतवासियों को क्या रहना है, एक रहना है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो। विश्व गुरु बनना है, इसके लिए अपने को एक रहना है ना फ्रेंड्स। आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण में द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो दक्षिण की संस्कृति थी उसे अपन कहते हैं द्रविड़ संस्कृति। क्या कहते हैं, द्रविड़ संस्कृति, या फिर उसे क्या कहते हैं, तमिल संस्कृति। क्या कहते हैं, तमिल संस्कृति। और जो उत्तर में संस्कृति थी उसे अपन क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति, राइट। और उस वैदिक संस्कृति को भी अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि दो भाग में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक संस्कृति और एक है उत्तर वैदिक संस्कृति, राइट। और ये ऋग्वैदिक जो संस्कृति उसका काल क्या माना जाता है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, राइट।
यानी जो दक्षिण की संस्कृति थी वो द्रविड़ संस्कृति या तमिल संस्कृति, और जो उत्तर की संस्कृति वैदिक संस्कृति, जिसमें ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति के रूप में बांटा गया है। इन चीजों के बारे में भी क्या थी, यानी इन चीजों के बारे में भी अपने को इतिहास में पता चलता है। और साथ में आगे क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि हालांकि ईसा पूर्व 1500 से लेकर 500, मतलब इस चीज की बात हो रही उत्तर की, यही तो है 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600, मतलब लगभग 500। तो 1000 से 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यानी मतलब क्या आ गया, पूरी वैदिक संस्कृति आ गई उत्तर की। यानी हालांकि ईसा पूर्व से लेकर 1500 से लेकर 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। मतलब ये यूँ कहना चाहता है कि जो ये वैदिक संस्कृति है वो कहाँ प्रचलित थी, उत्तर में प्रचलित थी। लेकिन फिर भी जो ये उत्तर की वैदिक संस्कृति है उसमें बहुत सारे जो दक्षिण के वर्ड हैं, जो दक्षिण के शब्द हैं, जो द्रविड़ संस्कृति के शब्द हैं, जो तमिल संस्कृति के शब्द हैं, वो जो उत्तर की जो वैदिक संस्कृति है उसमें पाए गए हैं। मतलब ये डायरेक्ट, मतलब ये जो साफ रूप में ये कहना चाहता है कि जो उत्तर की संस्कृति थी और जो दक्षिण की संस्कृति थी वो कोई अलग अलग नहीं थी, वो आपस में क्या थी, वो आपस में इंटरलिंक्ड थी। यानी कि बहुत सारी जो वैदिक संस्कृति के शब्द हैं वो आपको द्रविड़ संस्कृति में मिलेंगे, और बहुत सारी जो द्रविड़ संस्कृति के शब्द हैं वो आपको वैदिक संस्कृति में मिलेंगे। मतलब यही तो है विविधता में एकता, राइट फ्रेंड्स। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था और उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये जो इन शब्दों का आपस में एक दूसरे के ग्रंथों में पाया जाना, ये बताता है कि इन दोनों के विचार, इन दोनों की संस्थाएं, इन दोनों के उत्पाद और इन दोनों का अस्तित्व कैसे आपस में इंटरलिंक्ड था, कैसे आपस में जुड़ा हुआ था, कैसे आपस में वो साझा रिश्ता था। तो ये चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई है, राइट। इसी तरह संगम साहित्य, अब देखो एक बात आती है संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है? दक्षिणी भारत के इतिहास का अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं संगम साहित्य को। अब देखो संगम साहित्य क्या था? संगम था एक सम्मेलन जो बहुत सारे राजाओं के काल में चला था। बहुत सारे कवि इकट्ठा होते थे, चर्चाएं होती थी, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते थे। लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन होता था उसे एक बुक में लिखते थे। तो ये था संगम, और इसके द्वारा जो साहित्य लिखे गए वो संगम साहित्य, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों, मतलब संगम साहित्य क्या है? प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। और तमिल ग्रंथ किसको बताते हैं? दक्षिण को बताते हैं, यानी दक्षिणी भारत की जो व्याख्या है वो करते हैं। में भी यानी कि ये जो दक्षिण के तमिल ग्रंथ संगम साहित्य है उसमें भी आपको पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए गए हैं। मतलब समझे? मतलब ये है कि जो पाली भाषा है और जो संस्कृत भाषा है उसके जो बहुत सारे वर्ड हैं वो आपको संगम साहित्य में मिलेंगे, राइट। यानी कि जो मैंने अभी पहले बताया था कि आपको बहुत सारे उत्तर के जो वैदिक ग्रंथों में शब्द यूज किए गए हैं वो आपको दक्षिण के द्रविड़ ग्रंथों में मिलेंगे। और वैसे ही जैसे आपको दक्षिण के जो वर्ड है वो आपको उत्तर में जो वैदिक ग्रंथ है उसमें मिलेंगे। तो ये बात कही गई है यहाँ पर कि वो आपस में एक दूसरे से क्या थे? इंटरलिंक्ड थे, राइट। जो ईसा पूर्व 600 से लेकर सन 600 ईस्वी तक प्रयोग किए जाते थे, मतलब ये संगम जो साहित्य उनका समय अवधि दी गई है। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी। कौन सी? ये जो पाली भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है, ये किसको डिनोट करती है? ये गंगा के जो मैदान है, मतलब जो उत्तर का क्षेत्र है, ये जो गंगा के मैदानी भाग है, मतलब जो उत्तर का क्षेत्र है उसको बताती है। लेकिन फिर भी इन भाषाओं का यूज कहाँ पर हुआ है? संगम साहित्य में, मतलब दक्षिण के ग्रंथों में उपयोग हुआ है, जो कि
आपस में इंटरलिंक्ड को बताता है, राइट। आर्यों से पहले भी, आर्यों से पहले मतलब वैदिक, ये वाली जो वैदिक संस्कृति है वो क्या है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों ने इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। मतलब पूर्वी प्रदेशों मतलब जो आप, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं उसकी अगर बात करें तो ये भी जो क्षेत्र है वो आपस में उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग से आपस में क्या थे, भाषा से, विचारों से, संस्थाओं से किसी न किसी रूप में आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। यानी विविधता में एकता बता रहा हूं मैं, जो टॉपिक है अपना क्या है, विविधता में एकता। इस क्षेत्र के लोग मुंडा या कोरियन भाषा बोलते थे। किस क्षेत्र के लोग, ये इस क्षेत्र के लोग, दक्षिणी जो ये दक्षिणी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा झारखंड की बात की है, ये वाले क्षेत्र है ना। ये जैसे अगर मैप बनाएं, ये वाला, अगर अब हम भारत का मैप बनाएं तो अपने भारत का मैप ये, तो ये इन्होंने माना है उत्तरी क्षेत्र, ये उन्होंने माना है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और ये उन्होंने माना है द्रविड़ क्षेत्र। यानी थोड़ा उत्तरी क्षेत्र, इसको थोड़ा और नीचे और लाओ तो ये थोड़ा, इसे ये भी मिला दो, जम्मू एंड कश्मीर, ये है ना, ये जो है उत्तरी क्षेत्र है लगभग लगभग, और ये है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लगभग लगभग, लगभग लगभग की बात होती है ना, फिक्स तो कोई होता नहीं है। और ये जो है अपना द्रविड़ क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इंडो आर्यन भाषा में, इंडो आर्यन भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा इत्यादि जैसे कई शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया बताया गया। मतलब वही कहना चाहता है, सब घुमा फिरा कर वही है कि जो ये मुंडा भाषा में जो वर्ड यूज किए जाते थे, मतलब मुंडा भाषा मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज किए जाते थे कौन से, कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा, ये जो सारे वर्ड है वो आपको जो उत्तर और जो दक्षिण की जो संस्कृतियाँ थी उसमें भी आपको ये क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। मतलब ये घुमा फिरा कर एक ही बात कहना चाहता है कि जो सारी चीज़ें वो आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, मतलब विविधता में एकता है। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वो की वही बात कि ये जो मुंडा भाषा संस्कृति जो थी उसके जो अवशेष है आपको इंडो आर्यन संस्कृति मतलब जो वैदिक संस्कृति थी उसमें भी ऐसे इसके जो वर्ड है वो आपको मिलेंगे, है ना। इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं, वो की वही बात, यानी इसमें बहुत सारे द्रविड़ शब्द भी मिलते हैं और द्रविड़ में भी इसके सारे वर्ड मिलते, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियां एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। मतलब इसका जो पूरा निचोड़ अगर मैं निकालूं तो एक ही ये बात कहना चाहता है कि सारे जो संस्कृतियां थी वो आपस में क्या थी, इंटरलिंक्ड थी, बस, है ना। राइट फ्रेंड्स, देखो आगे क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। जैसे अपन प्राचीन काल में चले जाएं तो भारत में कोई एक धर्म नहीं था, बहुत सारे धर्मों की भूमि रही है भारत। भारत ने बहुत सारे धर्मों को पाला है, उसे फला फूला है, यानी बहुत सारे धर्म जो है भारत की भूमि पर फले फूले हैं, उनका विकास हुआ है और वो आगे बढ़े। जैसे अपन बात करें बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की और ये सनातन धर्म की, ये सब चीज़ें क्या है, भारत की जन्मभूमि पर विकसित हुई है। तो भारत जो है वो बहुत सारी कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, राइट। अभी मैंने बताया था ना, ब्राह्मण जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत सारे धर्म जो है वो भारत की भूमि पर क्या हुए हैं, जन्मे हैं, है ना। हिंदू धर्म जैसे बौद्ध धर्म की बात करो, आप महात्मा बुद्ध की बात करो, उनका जन्म कहाँ है,
नेपाल के लुम्बिनी में हैं, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी यात्राएं की, है ना। तो वो यात्रा उन्होंने कहाँ की थी? भारत की भूमि पर की थी। जैसे मैं जैन धर्म की बात करूँ तो उनका जन्म भी स्थल क्या है? भारत की भूमि है। और हिंदू धर्म, उसकी जन्मभूमि तो भारत है ही। किंतु इन सभी धर्मों सांस्कृतियों में ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। देखो वही बात आ गई विविधता में एकता की। चाहे ये सारे धर्म अलग अलग है, फिर भी इन धर्म ने आपस में क्या किया? सामंजस्य स्थापित किया, संवाद किया। बहुत सारी जो दूसरे धर्म में बुराइयां थी, उस बुराइयों को उस धर्म ने खत्म किया और दूसरे धर्म से सीखा। मतलब आपस में उन्होंने सीखा, अपने धर्म को और बेहतर बनाया। और सभी को पता होगा कि सारे धर्म का सबसे प्राइमरी उद्देश्य क्या है? मानव एकता और मानव की सेवा, यही तो धर्म है। सभी धर्म अपने को क्या सिखाता है? मनुष्य की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, प्रकृति से प्यार करो, यही तो सिखाता है सारा धर्म। तो ये जो सारे धर्म क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है, चाहे वो अलग अलग नाम है उनके, है ना। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हो, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली क्या है? समान है। मतलब अगर आप भारत में देखोगे तो आपको चाहे अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, चाहे अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी जीवन शैली क्या है? सबकी जीवन शैली तो सेम है। जैसे कि अगर आप भारत के उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ, है ना, चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे नदियों के पास चले जाओ, सबकी जीवन शैली अलग है, सबका खान पान अलग है। फिर भी क्या है? जीवन शैली तो एक है। सभी खाना खाते हैं, चाहे वो अलग अलग खाते हैं, लेकिन खाना तो खाते हैं। जैसे सभी का धर्म अलग अलग है, लेकिन सबका धर्म क्या सिखाता है? मैंने बताया ना, सबका धर्म सिखाता है मानव सेवा, प्रकृति से प्रेम, पशु सेवा। ये सब क्या सिखाता है? सबका धर्म तो एक ही चीज़ सिखाता है, चाहे वो धर्म अलग अलग है, चाहे सबकी भाषा अलग अलग है, लेकिन सबका विचार तो एक है। एक विचार मतलब कोई किसी अलग भाषा में ये बोले कि नमस्कार, कोई किसी अलग भाषा में बोले कि गुड मॉर्निंग, कोई किसी अलग भाषा में बोले कि वणक्कम। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? भाषा अलग अलग है, लेकिन मन का भाव तो एक है। सभी जने सामने वाले को आदर्शपूर्वक क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है? सेम है। यानी जीवन शैली क्या है? सेम है। चाहे उनकी भाषा अलग है, चाहे उनका धर्म अलग है, चाहे उनके रीति रिवाज अलग है, लेकिन सब जने क्या है? एक है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। मतलब हमारे देश जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, विविधता में एकता का। ऐसा आप पूरे विश्व में चले जाओ, आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पर इतनी विविधता है फिर भी इतनी एकता हो। आप यूरोप में चले जाओ, यूरोप में आप देश देखोगे, छोटे छोटे से देश हैं, जितने अपने स्टेट है उनसे भी तो छोटे देश हैं। यानी वहाँ यूरोप में क्या थी? विविधता थी, पर वो एक होने में यानी उनको समय लगा और वो एक नहीं हो पाए, इसीलिए तो टुकड़े हो गए। आज अपने भारत इतना बड़ा देश है, आज पूरे विश्व आश्चर्य होता है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, वो भी एक चीज़ में नहीं, हजारों डाइवर्सिटी और हजारों प्रकार की डाइवर्सिटी, फिर भी सारे लोग एक होके कैसे रहते हैं? यही तो अपने भारत की स्पेशलिटी है ना। तो ये अपने भारत की विशेषता है कि विविधता के बावजूद क्या है? गहरी एकता है। राइट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे।